Ladies and gentlemen, Google has just pulled off the greatest comeback in the history of Silicon Valley. Just think about it. 2 साल पहले Google की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी जब OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया था, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, बल्कि वो Google की 20 साल की सर्च मोनोपोली पर एक डायरेक्ट अटैक था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब Google के सर्च बिजनेस, जहां से उसका मेजर रेवेन्यू आता है, वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से गुजर रहा था। इस सिचुएशन को Google ने इतना ज्यादा सीरियसली लिया था कि उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन कोड रेड अनाउंस कर दी थी। और इवन गूगल के को-फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जे ब्रिन को रिटायरमेंट छोड़कर गूगल के ऑफिस कोड रिव्यू करने आना पड़ा था। बट इन सबके बाद आखिर होता क्या है? कॉमेडी। यस, एब्सोल्यूट कॉमेडी। पहले गूगल जल्दबाजी में चैट जीपीटी के रिप्लाई में बार्ड लॉन्च कर देता है और इसी के एड में, जो उन्होंने खुद बनाया था, उसमें वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में एक फैक्चुअल एरर शो कर देते हैं। ये गलती की वजह से गूगल के मार्केट कैप से $100 बिलियन वाइप आउट हो जाते हैं। And Alphabet has lost $100 billion in market share after a mistake in its Twitter advertisement was revealed for its new chat AI called Brad, with the chatbot giving an inaccurate answer. And to be honest, Bard was actually a shit. तो इसमें इन्वेस्टर की भी कोई गलती नहीं थी। फिर इसके बाद गूगल जेमिनाई से रीब्रांड करता है और कुछ डेमोस के साथ जेमिनाई की अमेजिंग कैपेबिलिटीज शो करता है। बट इट टर्न्ड आउट कि वो डेमो लाइव नहीं था, बल्कि स्टेज था, जहां पर स्टिल फ्रेम यूज करी गई थी। फिर इसके बाद कई सारे और फकअप्स होते हैं, जैसे कि इमेज जनरेशन में एआई ओवरव्यू में, जहां पर ये यूजर को लिटरली रॉक खाने की एडवाइस दे रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, ओपनएआई बैक टू बैक नए मॉडल्स लॉन्च कर रहा था। इवन नए प्लेयर्स XAI, DeepSeek, क्लॉड, मेटा, ये सब भी गूगल से कहीं गुना आगे निकल चुके थे। गूगल का स्टॉक प्राइस क्रेजी तरीके से गिर रहा था। उनके कोर एआई टीम, जिससे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाया था, वो गूगल को छोड़कर दूसरी एआई कंपनीज ज्वाइन कर रहे थे। पूरी दुनिया जेमिनाई को सिर्फ एक जोक की तरह देख रही थी। सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि कुछ रिपोर्ट से तो ये भी दिखाया था कि सुंदर पिचाई फायर किए जा सकते हैं। बट अगर हम आज की डेट में फास्ट फॉरवर्ड करें तो टेबल्स कंप्लीटली टर्न हो गई हैं। Shares of Alphabet hitting all-time highs today, fueled by its launch of the new AI model, Gemini 3, which is now topping the leaderboards. If I had a crown in my hands, I would place it on the heads of Google because they have done it again. They have the world's best AI model. Now, this is another benchmark topping model, which used to be the main event to flex against competitors. But in today's environment, Google is positioning it as more than that, an ambient, deeply integrated AI system that builds on the successes of past versions. सिर्फ कुछ ही मंथ्स में गूगल ने ना ही सिर्फ कंपटीशन से मैच किया है, बल्कि वो उन्हें पूरी तरीके से क्रश कर रहा है। जस्ट लुक एट द स्टैट्स। रिसेंटली गूगल ने जेमिनाई 3 लॉन्च किया है और ये ऑलरेडी सभी कॉम्पिटिटर्स को ऑलमोस्ट सभी बेंचमार्क में बीट कर रहा है। इनफैक्ट इसकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा एडवांस है कि सैम ऑल्टमैन, CEO ऑफ ओपनएआई, ने पब्लिकली इसकी तारीफ करी है। इमेज जनरेशन में गूगल ने कुछ टाइम पहले नैनो बनाना लॉन्च किया था, जो ऑलरेडी सभी इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म से कहीं गुना ज्यादा बेटर था। वहीं अब गूगल ने इसका अपग्रेडेड वर्जन नैनो बनाना प्रो लॉन्च कर दिया है, विच इज इनसेन। वीडियो जनरेशन में भी सेम यही हाल है। Veo 3 आज बेस्ट वीडियो जनरेशन मॉडल है। सोरा, रनवे और बाकी मॉडल्स उसके आसपास भी नहीं है। सो जहां एक टाइम पर एआई वॉर में हारने की वजह से गूगल का स्टॉक प्राइस गिर रहा था, वहीं अब पिछले कुछ मंथ की स्ट्रेटेजी की वजह से गूगल का स्टॉक स्काई रॉकेट हो रखा है। इनफैक्ट जेमिनाई 3 के लॉन्च के सिर्फ एक ही दिन के अंदर लैरी पेज वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन बन चुके हैं, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर। बट अब सवाल ये है कि जब गूगल एक टाइम पर इतनी गंदी तरीके से लूज कर रहा था, तो उसने अचानक से कमबैक कैसे कर लिया? सुंदर पिचाई ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करी है जिसकी वजह से आज गूगल सभी कैटेगरीज में लीड कर रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब गूगल ऑलरेडी सभी से आगे निकल चुका है, तब उसका नेक्स्ट प्लान क्या है? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कई सारे लोगों ने मुझसे सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि सिद्धार्थ, हमें एआई को यूज करना सीखना है, बट हम कहां से स्टार्ट करें? अब इंटरनेट पर ना कई सारे कोर्सेज बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के होते हैं, और जैसे नया मॉडल लॉन्च होता है, सारे आउटडेटेड हो जाते हैं। सो अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैंने आपके लिए कुछ यूजफुल कोर्सेज ढूंढने हैं। फर्स्ट वन इज AI फॉर एवरीवन ऑन कोर्सेरा। ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जिसे कोई भी कर सकता है। इसमें AI बेसिक से लेकर एक्चुअल प्रोजेक्ट तक सब कुछ कवर्ड है। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर एंड्रयू एनजी है, जिन्होंने गूगल ब्रेन, कोर्सेरा, deeplearn.ai फाउंड करी है। और अगर आपको स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई सीखनी है, तो उनका जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन कोर्स भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कोर्सेरा पर कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के कोर्सेस हैं, जैसे कि गूगल एआई एसेंशियल, जिसे खुद गूगल ने बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्सेरा प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है, जिसमें आपको 10,000 प्लस कोर्सेज का एक्सेस सिर्फ $2099 पर मंथ में मिल जाएगा। और अभी दिसंबर 1 तक इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, जिसमें आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ $7,999 में ही मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उनको चेकआउट करना मत भूलना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं।
अगर किसी भी कंपनी को एआई वॉर जीतना है तो उसके अंदर 3 क्रिटिकल चीजें होती हैं, और अगर कोई कंपनी ये तीनों चीजें क्रैक कर लेती हैं तो उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा जिसे कोई और कंपनी बीट नहीं कर सकती है। अब ये 3 चीजें आखिर क्या है और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए हम 50 साल पहले जो नेशंस के बीच ऑयल वॉर हो रहा था उसकी एनालॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि काफी हद तक ना ये पैटर्न बिल्कुल सिमिलर ही है। उस टाइम भी जिस भी नेशन के पास 3 क्रिटिकल चीजें थी वो ये वॉर जीत गई थी। जैसे कि सऊदी अरेबिया जिसके पास ये तीनों चीजें थी तो वो सुपर पावर बन गया था, वही वेनेजुएला जिसके पास सिर्फ एक ही थी वो बैंकरप्ट हो गया था। और आज यही सेम पैटर्न एआई में भी फॉलो हो रहा है, और गूगल का प्लान एक्चुअली में तीनों चीजों को एक साथ कैप्चर करना है, और इनफैक्ट वो बाकी एआई कंपनी से इस गेम में कहीं गुना आगे है। ओके, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज एनीमोर एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज ऑयल रिजर्व्स। सो जैसे किसी भी नेशन को ऑयल वॉर में जीतने के लिए सबसे नेसेसरी ऑयल रिजर्व्स होता है, क्योंकि अगर ऑयल ही नहीं हुआ तो आखिर कोई कैसे जीतेगा, राइट? वैसे ही एआई वॉर में ये ऑयल रिजर्व्स ट्रेनिंग डेटा होते हैं। अब जितना ज्यादा इन कंपनीज के पास ये ट्रेनिंग डेटा होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट उनका एआई मॉडल होगा। अब ये ट्रेनिंग डेटा ना डिफरेंट फॉर्मेट के हो सकते हैं, जैसे एलएलएम लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, इनमें मोस्टली टेक्स्ट डेटा चाहिए होता है। इमेजेस मॉडल जैसे कि मिड जर्नी में इमेजेस का डेटा चाहिए होता है। वही वीडियो मॉडल जैसे कि सोरा VO3 में वीडियो का ट्रेनिंग डेटा चाहिए होता है। बट अब आखिर ये कंपनी से डेटा लाती कहां से है? वेल, इसके लिए मोस्टली 3 सोर्सेस होते हैं। नंबर 1, इंटरनल सोर्सेस। इसमें इन कंपनीज की अपनी एप्लीकेशन होती है जिससे इन्हें रेगुलर डेटा मिलता रहता है। नंबर 2, इंटरनेट स्क्रैपिंग। ये कंपनीज इंटरनेट को स्क्रैप करके दूसरी वेबसाइट का डेटा देती हैं। और नंबर 3, डेटा परचेज। इसमें बेसिकली ये दूसरी कंपनीज को पे करके डेटा परचेज करते हैं। तो चलो अब हम हर एक मेजर एआई कंपनी की सिचुएशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं मेटा से। मेटा के पास रेगुलर डेटा का सोर्स है जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक है, जहां पर लोग हर दिन पोस्ट, रील्स, स्टोरीज शेयर करते रहते हैं। अब ये डेटा ना एक्चुअली में गोल्ड माइन है, क्योंकि टेक्स्ट का डेटा यूजर्स के कमेंट से मिल जाता है, वही इमेजेस और वीडियो का डेटा रील्स, पोस्ट और स्टोरीज से मिल जाता है। अब बात करते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई के पास अपना खुद का कोई सोर्स नहीं है, वो मोस्टली इंटरनेट स्क्रैप्स, पार्टनरशिप और बाकी डील्स जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ करी है उसी पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ओपन एआई के पास यहाँ पर कोई एज नहीं है, वो दूसरी कंपनीज पर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है एंथ्रोपिक। उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल ओपन एआई की तरह ही है, दैट इज खुद का कोई सोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज XAI। XAI को X विच इज ट्विटर के डेटा का लेवरेज है। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि X एक रियल टाइम न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर न्यूज सबसे पहले आती है और यूजर्स उन पर अपना ओपिनियन भी देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा X को सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस हर कोई यूज करता है और वही प्राइमरी सोर्स है इनकी आवाज लोगों तक पहुंचाने का। सो यस, XAI को ट्विटर के डेटा का काफी अच्छा लेवरेज है। इनफैक्ट यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रॉक इतने कम टाइम में भी काफी ज्यादा एक्यूरेट हो पाया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग डैडी ऑफ ऑल ईयर, विच इज गूगल। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जहां पर हर एक वेबसाइट इंडेक्स्ड है। इसके पास यूट्यूब है जो दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। गूगल इमेजेस है जो सबसे बड़ी इमेज रिपोजिटरी है। गूगल मैप्स जिसके पास हर कंट्री, सिटी, स्ट्रीट का डेटा अवेलेबल है। गूगल बुक्स जहां पर 40 मिलियन बुक्स स्कैन्ड है। इसके अलावा गूगल के पास गूगल स्कॉलर, ट्रांसलेट, गूगल पेटेंट्स, पॉडकास्ट, वेदर, गूगल न्यूज और इवन एंड्रॉइड और क्रोम का भी डेटा है जहां पर यूजर बिहेवियर और इंटरेक्शन पैटर्न एनालाइज किया जा सकता है। सो यस, ट्रेनिंग डेटा में कोई भी गूगल के आसपास भी नहीं है। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो सभी का सबसे बड़ा सोर्स गूगल के पास है और ये सारा डेटा जैसे कि सर्च, इमेजेस, यूट्यूब, एंड्रॉइड, ये हर दिन ऑटोमेटिकली नया डेटा फीड करते जा रहे हैं। सो यू कैन से इट्स लाइक एन अनलिमिटेड सोर्स। अब पता है क्या, इतना सारा डेटा होने के बाद भी गूगल एक चीज के डेटा में मिस कर रहा था। सी, ये जितने भी सोर्सेस हैं जैसे कि वेबसाइट्स, यूट्यूब एक्सेट्रा, ये सारे ना क्रिएटर लेड कंटेंट है जहां पर कुछ राइटर्स ब्लॉग लिखते हैं या फिर क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली कुछ क्रिएटर्स यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं और बाकी ऑडियंस इन कंटेंट को देख रही होती है, उनमें उनका कोई ओपिनियन नहीं होता है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ह्यूमन कॉन्वर्सेशन मिसिंग था, दैट इज यूजर्स का क्या ओपिनियन है किसी भी चीज को लेकर। एंड गेस व्हाट, गूगल ने इस गैप को फिल करने के लिए रेडिट के साथ $60 मिलियन पर ईयर की डील साइन करी है, जिसमें गूगल रेडिट का डेटा यूज कर सकता है। अब ऐसी सिमिलर डील ओपन एआई ने भी करी है और यही रीजन है कि जब भी आप इन चैटबॉट से कुछ पूछते हो तो कहीं पर रेडिट की लिंक वहां पर साइटेशन में होती है। सो ये तो हमने बात कर ली ट्रेनिंग डेटा की, विच इज ऑयल रिजर्व। बट सिर्फ ऑयल रिजर्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ऑयल को प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरीज भी चाहिए ताकि ऑयल को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस किया जा सके। अब ये रिफाइनरीज एआई के सिनेरियो में है कंप्यूट, दैट इज प्रोसेसिंग रिसोर्सेस। अब कंप्यूट में भी ना 2 कैटेगरीज होती हैं, चिप्स और क्लाउड। चिप्स की बात करें तो सभी एआई कंपनीज इंक्लूडिंग मेटा, XAI, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक, सभी ना चिप्स दैट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एनवीडिया पर डिपेंडेंट है। और यही रीजन है कि एआई बूम की वजह से एनवीडिया की वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन हो गई है। बट पता है क्या, गूगल इकलौती ऐसी कंपनी है जो चिप्स के लिए एनवीडिया पर डिपेंडेंट नहीं है।
उसके पास अपने खुद की चिप्स है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPUs। अब ये चिप्स गूगल ने कई साल पहले बना ली थी, जब चैट जीपीटी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और वो इसीलिए क्योंकि गूगल ऑलरेडी AI ML पर कई सालों से काम कर रहा है। वहीं ये कंपनीज अब जनरेटिव AI की वजह से एंटर कर रही हैं। ये TPUs काफी पावरफुल चिप्स हैं और इन्हीं पर गूगल के सभी AI मॉडल्स इंक्लूडिंग जेमिनाई, सर्च एल्गो, VO3 एक्सेट्रा इसी पर रन होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गूगल एनवीडिया यूज नहीं करता है, इट डज। जैसे कि गूगल क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म GCP, जो कि इनका क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है, उस पर एनवीडिया के GPUs भी हैं। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि गूगल को अपनी चिप्स पर ट्रस्ट नहीं है, बल्कि ये इसीलिए क्योंकि बिजनेस जो GCP यूज करते हैं उनका कोड एनवीडिया के CUDA सॉफ्टवेयर पर ऑप्टिमाइज्ड है। तो बेसिकली गूगल एनवीडिया के GPUs को बिजनेस को रेंट करता है। ओके, सो व्हाइल वी वर एडिटिंग द वीडियो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर। चेक दिस आउट। अब तक ना गूगल अपने TPUs सिर्फ इंटरनल यूज के लिए यूज किया करता था, लेकिन अब ये न्यूज आई है कि गूगल अपने TPUs को बाकी कंपनीज के लिए भी ओपन कर रहा है। और जैसे ये न्यूज आई है, एनवीडिया का स्टॉक प्राइस 6.7% हिट कर गया है। There is talk of a new but old challenger, someone who could end Nvidia's $1 trillion monopoly. I'm talking about Google. On Monday night, a big headline shook up the tech world. Reports said that Meta was looking to buy chips from Google. They want to reduce their reliance on Nvidia, so Meta turned to Google. No deal has been signed yet, but if confirmed, it could be worth billions of dollars. And more importantly, it would reduce Nvidia's dominance. On cue, the shares crashed. On Tuesday morning, Nvidia was down by almost 7%. It ended the day. So ये तो हमने बात कर ली चिप्स की, लेकिन इस सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें एक मैसिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ चिप्स एक साथ काम करती है। बट पता है क्या, गूगल को यहाँ पर भी एक मैसिव एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP है, जो दुनिया का 3rd बिगेस्ट क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। सो इन शॉर्ट, क्लाउड के लिए गूगल को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी मैसिव डेटा सेंटर अवेलेबल है। वहीं अगर बाकी कंपनीज की बात करें, जैसे कि OpenAI, तो उसके पास अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी थी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्लाउड सर्विस एजोर का एक्सेस दिया था, और बदले में OpenAI को काफी बड़ा स्टेक माइक्रोसॉफ्ट को देना पड़ा था, प्लस एक्सक्लूसिव क्लाउड राइट्स भी साइन करनी पड़ी थी। वहीं XAI और मेटा ने भी अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए, जिसका रिटर्न मिलने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। अब गूगल के पास अपना क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म होने से उसे एक और बड़ा एडवांटेज मिलता है। GCP पर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि Spotify, Snapchat, PayPal एक्सेट्रा। इन कंपनीज के लिए Gemini API इंटीग्रेट करना लिटरली फ्यू क्लिक्स का काम है, क्योंकि ये गूगल के इकोसिस्टम में ही है। वहीं बाकी AI मॉडल्स के लिए आपको नया सेटअप और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो ये तो हमने बात कर ली ऑयल रिजर्व्स और ऑयल रिफाइनरीज की, जिसमें ऑयल रिजर्व ट्रेनिंग डेटा था, वहीं ऑयल रिफाइनरीज कंप्यूट। लेकिन सिर्फ ऑयल होना और प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑयल के केस में अगर हम बात करें, तो किसी भी कंट्री के बाकी नेशन से कितने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ताकि वो सभी को ऑयल से बेच पाए। और ऐसी सिमिलर चीज AI मॉडल के केस में है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको ध्यान से सुनना। सी, जब OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया था, तब उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो लोग उनके पास ही गए थे। बट अब 3 साल बाद सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। अगर आप ChatGPT, Claude, Grok और Gemini को कंपेयर करो, तो सभी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस ही देते हैं। हाँ, कोई राइटिंग में थोड़ा बेटर हो सकता है, तो कोई कोडिंग में, बट ओवरऑल डिफरेंस नेग्लिजिबल ही है। और यही सेम चीज जो भी टेक्स्ट में हो रही है, वो कुछ टाइम बाद इमेजेस और इवन वीडियो मॉडल्स के साथ भी होगी। सभी ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर आ जाएंगे। और ये सिर्फ मेरी स्पेक्यूलेशन नहीं है, गूगल के इंटरनल लीक डॉक्यूमेंट भी यही कहते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वी हैव नो मोट एंड नाइदर डज OpenAI। मतलब ये कि गूगल खुद मान रहा है कि AI मॉडल्स में किसी के पास भी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, ना ही उनके पास और ना ही OpenAI के पास। तो अब सवाल ये है कि जब एक टाइम के बाद सभी मॉडल सेम ही लेवल पर आ जाएंगे, तो फिर आखिर कंपटीशन कहां होगा? वेल, दैट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इन। क्रेजी मॉडल बनाना एक पार्ट है और उसका यूज केस निकालना, दैट इज उस मॉडल को डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरा टास्क है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कुछ टाइम पहले मेटा ने एक इनसेन मॉडल लॉन्च किया था, SAM 2, विच इज सेगमेंट एनीथिंग मॉडल। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन SAM 3 भी आ गया है। ये मॉडल किसी भी वीडियो में से ऑब्जेक्ट को अलग कर सकता है, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, दैट्स इट। अब ये ना काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी मॉडल था, बट आखिर हुआ क्या? मेटा ने क्रेजी मॉडल तो बना दिया था, लेकिन ये मॉडल जनरल पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाया। एंड गेस व्हाट, इसका एक्चुअल यूज केस एडोबी और एप्पल ने निकाला है। एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो में मैग्नेटिक मास्क के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कोई ग्रीन स्क्रीन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और ऐसे सिमिलर फीचर को इवन एडोबी ने भी प्रीमियर प्रो में इंटीग्रेट कर दिया है। सो क्रेजी मॉडल बनाने का काम यहाँ पर मेटा ने किया है, वहीं इस चीज का यूज केस निकालना और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम एप्पल और एडोबी ने किया है। और ऐसा ही केस बाकी कैटेगरी के AI मॉडल के साथ भी होगा। इनफैक्ट कुछ के साथ तो हो भी रहा है, जैसे कि गूगल ने अनाउंस किया था कि वो AI ओवरव्यूज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो गूगल सर्च में AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं।
अब ये फीचर OpenAI सर्च और परप्लेक्सिटी पर डायरेक्ट अटैक था, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी सर्च में 90% मार्केट शेयर है और इवन उसके पास क्रोम भी है, जिसे बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन ही गूगल है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर गूगल AI ओवरव्यू परप्लेक्सिटी जितना एक्यूरेट हो जाए तो कोई क्यों ही परप्लेक्सिटी यूज करेगा, राइट? और इसी थ्रेड को टैकल करने के लिए परप्लेक्सिटी और OpenAI दोनों ने अपने ब्राउजर्स लॉन्च किए हैं। परप्लेक्सिटी ने कॉमेट, वहीं OpenAI ने एटलस, ताकि अपने AI मॉडल्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। मगर पता है क्या, गूगल को इस चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्रोम है, तो उसे बस इस फीचर को इंटीग्रेट ही करना है। इनफैक्ट गूगल ने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है कि वो जेमिनाई को पूरे क्रोम में इंटीग्रेट कर रहा है और हो सकता है ये फीचर कुछ ही मंथ्स में रोल आउट भी हो जाए। अब ये ब्राउजर्स तो सिर्फ एक एग्जांपल था, गूगल की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इससे कहीं गुना ज्यादा डीप है। जस्ट लुक एट दिस, गूगल के पास ऑलरेडी एंड्रॉइड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे बाय डिफॉल्ट असिस्टेंट जेमिनाई है। मतलब ये कि वो 3 बिलियन डिवाइस तक डायरेक्टली पहुंच सकता है और इवन गूगल चाहे तो वो जेमिनाई को स्टैंड अलोन ऐप की तरह प्री इंस्टॉल भी कर सकता है, जैसे कि गूगल के बाकी एप्स यूट्यूब, क्रोम, फोटोज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। एप्स की बात करें तो इनके पास फोटोज है, जिसमें इमेज एडिटिंग मॉडल जैसे कि नैनो बनाना इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। वहीं यूट्यूब में ऑलरेडी वीओ मॉडल्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जिसे क्रिएटर्स इन मॉडल्स को डायरेक्टली यहीं पर ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास गूगल वर्कस्पेस है, जिसमें जीमेल, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, मीट एक्सेट्रा सभी में जेमिनाई इंटीग्रेटेड है। अभी ये जेमिनाई सपोर्ट फिलहाल सिर्फ गूगल वन यूजर्स के लिए ही है। अब ये सारे टूल्स तो जनरल यूजर्स के लिए थे, गूगल के पास कई सारे टूल्स स्पेसिफिक यूज केस के लिए भी है। जैसे कि सिर्फ कोडिंग की बात करें तो गूगल के पास फायरबेस स्टूडियो, गूगल कोलैब, IDX और अभी फिलहाल इन्होंने एंटी ग्रेविटी भी लॉन्च किया है, जो डायरेक्टली कर्सर का कॉम्पिटिटर है। और ऐसे ही अलग अलग यूज केस के लिए गूगल के पास कई सारे टूल्स हैं। इनफैक्ट कई टूल्स तो गूगल ने रिसेंटली भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि गूगल ने फ्लो लॉन्च किया था, जहां पर सिर्फ AI वीडियो जनरेशन ही नहीं बल्कि टाइमलाइन जैसे फीचर भी मिलते हैं, जहां पर फिल्म मेकर को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। वहीं मार्केटिंग कैंपेन के लिए गूगल ने पोमेली लॉन्च किया था, जिसमें आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट का लिंक डालना है और ये पोमेली आपकी ब्रांड के कलर्स, फॉन्ट्स, स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग पूरी सोशल मीडिया कैंपेन्स बना सकता है। अब मैं हर टूल को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के लिए एक कैटेगरी बना दी है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो। सो इन शॉर्ट, जहां पर बाकी सारी कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन में, गूगल वहां पर ऑलरेडी मार्केट लीडर है। एंड ऑनेस्टली ये सिचुएशन ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोविड टाइम में जूम का हाल था। जब लॉकडाउन लग गया था तब जूम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट मूवर था ऑनलाइन मीटिंग में। लेकिन ओवर द टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट इवॉल्व हुए थे, तब इन्होंने अपने इकोसिस्टम का फायदा उठाया था। टीम्स को विंडोज में प्री इंस्टॉल कर दिया था, वहीं गूगल ने मीट को जीमेल में इंटीग्रेट कर दिया था और इवन जूम से सिमिलर प्राइस में सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग ही नहीं बल्कि पूरा वर्कस्पेस ऑफर कर दिया था, जिसमें डॉक्स, ईमेल्स, स्टोरेज सभी इंटीग्रेटेड थे। और यही रीजन है कि आज मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस जूम की जगह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट यूज कर रहे हैं। और आज AI में भी यही सेम अनफेयर एडवांटेज गूगल के पास है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोर्सेरा को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।